हेलो। मेरा नाम डॉक्टर चिंतन पटेल है। और जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में एस्थमा एक ऐसा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्लस आप जानते हैं कि एस्थमा में टिपिकली लंग्स अफेक्ट होते हैं, बट ओवरऑल बॉडी भी उसकी इम्पैक्ट में आ ही जाती है। एस्थमा में टिपिकली आपकी सांस की जो नलियाँ होती है वो मोटी हो जाती है, यानी स्वेल हो जाती है, जिसकी वजह से चेस्ट टाइटनेस होना, खांसी होना, सांस फूलना, ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं। उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन में सबको ही पता है कि मेडिसिन तो होती ही है, बट बहुत सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे कि योगा का एक बहुत इम्पैक्ट रहा है डिजीज को कंट्रोल करने में और एट द सेम टाइम मेडिकेशन की लोड कम करने में। तो इम्पैक्ट ऑफ योगा ऑन एस्थमा के बारे में जानने के लिए वी हैव मिस पूजा भट्ट, हु इज लेवल 2 इंस्ट्रक्टर इन योगा, और जिन्होंने अपने वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट योगा स्कूल विच इज इन मुंबई, बेस्ड इन मुंबई से उन्होंने 1200 आवर्स ऑफ योगा का टीचिंग किया है। सो बहुत सारा ज्ञान हमें मिलने वाला है योगा के बारे में, प्लस बहुत सारी टेक्निक्स हमें सुनने मिलेंगी और उसे किस तरीके से सही तरीके से करना है वो हमें जानना मिलेगा। सो पूजा जी, बिफोर आई स्टार्ट मुझे ये बताइए कि योगा जो है वो क्या है एग्जैक्टली? Yoga, usually people believe that yoga is all about asana, which is biggest misconception. Yoga basically is all about your lifestyle. Everything in life is a part of yoga. ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं है लाइफ का जो योगा नहीं है. So which includes your asanas, basic pranayam, your breathing techniques, meditation, माइंडफुलनेस, मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो कितने ध्यान से कर रहे हैं, ये सारी एस्पेक्ट्स जो है वो योगा में आ जाती है. जितना ध्यान लगाकर आप काम करोगे उतना आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, उतना आपका काम सही होगा, उतनी आपकी हेल्थ सही होगी. सो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ योगा. ऐसी कोई चीज नहीं है जो योगा से बाहर है. एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ. तो अगर हम एक माइंडफुलनेस की बात करें तो सब कनेक्शन योगा से ही शुरू हो रहा है। आपका खाना, आपका रहना सहना, आपके विचार, आपका जो दूसरे लोगों से व्यवहार है, और जो भी डिजीजेस शायद लाइफस्टाइल की इनकॉर्पोरेट हो रही है वो योगा से बहुत कनेक्टेड है, बिकॉज ये पूरा यस. लाइफस्टाइल है। यस. सो यहाँ पे जैसे बहुत सारी डिजीज में शायद योगा इनकॉर्पोरेट अभी कर रहे हैं, तो एस्थमा में योगा कैसे इम्पैक्टफुल हो सकता एस्थमा में योगा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए करता है क्योंकि बाकी कोई भी डिसीज है तो उसकी कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. बट ब्रीदिंग ऐसी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. यू कैन नॉट स्टॉप ब्रीदिंग. जैसे डायबिटीज है तो शक्कर खाना बंद कर दिया, बीपी है तो यू रिड्यूस योर सॉल्ट कंजम्पशन. बट हाउ कैन यू स्टॉप योर ब्रीदिंग? और जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है, जो भी ट्रिगर पॉइंट्स है वो आपको अफेक्ट करेंगे और आपको ब्रेथलेसनेस होगी. So there is nothing external that you have to control. So the only thing you can control is your breath. और जब आपकी ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा इट इज़ नॉर्मल टेंडेंसी कि हम बहुत ज़्यादा हैविली ब्रीथ करने की कोशिश करते हैं, विच एक्चुअली लीड्स टू अ more difficulty in breathing. So what you have to do during that time is basically relax yourself, which is I know very difficult to implement because I have been through it myself. So बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते जाता है क्योंकि आप पैनिक हो जाते हैं, पैनिक मोड आ जाता है क्योंकि आप ब्रेथ अगर नहीं ले पा रहे हो तो यू गेट पैनिक. सो उस सिचुएशन में द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज काम योरसेल्फ डाउन. सबसे पहले अपने आप को ये बोलना है कि हाँ ठीक है, अभी ये अटैक आया है, क्या करना है, उसके जो कुछ भी डॉक्टर ने बताए हुए तरीके हैं उसे फॉलो करना है. माइंड को शांत करना, बिकॉज माइंड जितना एंशियस होगा उतना ज़्यादा ट्रिगर होगा आपका ब्रेथलेसनेस. सो काम योर सेल्फ डाउन, माइंड को काम करके, ब्रीदिंग को काम करके, जो योगा में है कुछ टेक्निक्स जिससे आप ब्रीदिंग काम कर सकते हैं. थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा स्टार्टिंग में, बट वंस यू डू दैट उसके सिम्टम्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे और वो अटैक का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, एंड दैट वुड हेल्प यू रिलीव योर है? इट इज ट्रू, क्योंकि जब भी एक्सरबेशन होता है या फिर आई वुड से एस्थमा अटैक होता है तो हम बेसिकली डर जाते हैं। सेल्फ. यस. प्लस एट द सेम टाइम ये होता है कि जो भी कनेक्टेड लोग रहते हैं, रिलेटिव्स होते हैं या केयरटेकर्स होते हैं, वो भी बहुत पैनिक में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर करेक्ट योगा टेक्निक्स, अगर हमने हमारी ब्रीथ कंट्रोल कैसे करना है ये सीख लिया है, और हम वो टाइम पे हमारे माइंड को काम करके कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स अच्छे से करें और डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड चीज़ें करें, तो आप वो अस्थमा अटैक को आप कंट्रोल कर सकते यस, हो। वेरी और मच. मीनवाइल फिर जो भी ट्रीटमेंट करनी है वो हॉस्पिटल में जाके
कर कर सकते सकते हैं। हैं। अस्थमा के लिए कौन से आसन्स हैं या फिर कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स है हम्म। जो रूटीनली लोगों को करनी चाहिए? अस्थमा में सबसे पहले ऑब्वियसली ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, इट अफेक्ट्स योर लंग्स। तो ब्रीदिंग से स्टार्ट करना है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो जाता है ना, काफ़ी लोग ऑनलाइन बहुत सारे चैनल्स देखकर कुछ भी आसन या प्राणायाम करना फॉलो कर देते हैं, बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि जो ऑनलाइन आपको योगा सिखा रहे हैं वो आपको नहीं जानते हैं, आपकी लिमिटेशंस को नहीं जानते। और अगर आपको खुद भी अपनी लिमिटेशंस नहीं पता है तो यू माइट एंड अप हार्मिंग योरसेल्फ। तो आपको अपनी लिमिटेशंस को स्टडी करना है और उसके हिसाब से आसन को प्रैक्टिस करना है। स्टार्ट विथ वेरी बेसिक आसन, जहाँ पे यू आर जस्ट रेजिंग योर हैंड्स अप, ब्रिंगिंग देम डाउन, या फिर एक स्लो ब्रीदिंग पैटर्न उसमें इंक्लूड कर लिया। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके गए, एक्सेल करते हुए नीचे लेके आए। सो व्हेन यू डू ऑल दीज थिंग्स, धीरे धीरे आप अपने लंग्स को ट्रेन कर रहे हो टू ब्रीथ प्रॉपरली। बिकॉज ब्रीदिंग जितना नेचुरल है उतना ही अनकॉन्शियस है। हम लोग कभी ध्यान नहीं देते कि हमारी सांस कैसे चल रही है, बट अगर उसके ऊपर आप कॉन्शियसली ध्यान देना शुरू करके उसे थोड़ा ट्रेन करेंगे, तो जितनी आपकी ब्रीदिंग बेटर होगी उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे दिखेगा। सो एज इन वन ऑफ द स्क्रिप्चर्स इट इज सेड, चले बातें चले चित्तम। सो आपका जैसे ब्रेथ चलेगा वैसे आपका माइंड चलेगा, और जैसे माइंड चलेगा वैसे आपकी लाइफ का इम्पैक्ट दिखेगा। So breathing is that important, and which can be controlled with little bit of conscious effort. ओके, सो व्हाट आर द आसन्स? जैसे कि एक ब्रीथ कंट्रोल आसन्स हो गए, Hmm. पर योगा में शायद एवरी आसन इज कनेक्टेड टू ब्रीदिंग। Yes. तो ब्रीदिंग हमें कैसी करनी है? Hmm. एस्थमा पेशेंट को जब भी आसन करे तो किस तरीके से ब्रीदिंग करनी है, Hmm. इस पे थोड़ा हाईलाइट करेंगे आप? ब्रीदिंग पहले तो सिर्फ नॉर्मल ब्रेथ जो आपकी चल रही है, फर्स्ट थिंग यू डू इज जस्ट सिट एट वन प्लेस कामली, क्लोज योर आइज, और जो आपकी नॉर्मल ब्रेथ है उससे ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे चल रही है। Just observe the pattern of your breath, whether it is heavy, whether it is fast, whether it is light, deep। जैसी भी आपकी नेचुरल ब्रेथ है उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है, डोंट ट्राई टू चेंज इट। काफी लोग बोलते हैं आंख बंद करके बैठेंगे तो दे जस्ट वांट टू स्टार्ट ब्रीदिंग डीप, बट फर्स्ट ऑब्जर्व योर नेचुरल पैटर्न। उसके बाद बहुत ज्यादा एफर्ट डाले बिना हल्की से डीप ब्रीदिंग करनी है, बट अगेन उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पे क्या आ रहा है उसे भी ऑब्जर्व करना है। लाइक काफी लोग एक साथ बहुत ज्यादा डीप ब्रीथ कर लेते हैं, देन दे स्टार्ट फीलिंग ब्रेथलेस बिकॉज योर बॉडी इज नॉट यूज टू इट। जस्ट वन पॉइंट डीपर, गेट यूज टू इट, और उसके बाद विथ प्रैक्टिस, लाइक 8-10 दिन उतना प्रैक्टिस करेंगे, आपका बॉडी कंफर्टेबल है, देन यू कैन डीप अ लिटिल, ब्रीद अ लिटिल मोर डीपर। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्शियसली धीरे धीरे आपको एक्सटेंड करनी है, यू जस्ट कांट डाइव इनटू इट एट वन गो। बिल्कुल। जैसे तो आपने ऑलरेडी कहा है कि आप ये जो वीडियो है उसके लिंक में बहुत सारे आसन्स जो है वो आप डेमोन्स्ट्रेट करके वीडियोस लिंक अप करने वाले हैं। यस। दैट वुड बी रियली ग्रेटफुल टू आवर ऑडियंस। बट क्या हम एक दो आसन्स का सिर्फ एक सिटिंग पोस्चर में डेमोन्स्ट्रेट देख सकते हैं, जिसमें ब्रीथ कैसे करना है, मूवमेंट कैसे करनी है? तो एक जो शायद कंसेप्ट है वो हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आया कि कैसे करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, समथिंग एज सिंपल एज नेक एक्सरसाइजेस विच इज अ पार्ट ऑफ वार्म अप, नॉट एक्चुअल आसन, उसमें भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग इनकलकेट होती है, wherein when you inhale, while inhaling you raise your head up, and while exhaling you bring your head down। काफी लोग अगेन इसमें भी कंफ्यूजन होता है, पीपल when you ask them to do that they inhale first and keep hold their breath and take their head up, और hold करके नीचे ले आके, that is wrong। inhale करते हुए ऊपर जाना है और exhale करते हुए नीचे आना है। एंड स्पेसिफिकली फॉर एस्थमेटिक्स एंड एवरीवन इन जनरल, पर एस्थमेटिक्स के लिए स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, चाहे इनहेल करके हो या एक्सेल करके हो, बिकॉज आपके लंग्स रेडी नहीं है उस चीज के लिए। फर्स्ट लर्न हाउ टू ब्रीद राइट, गेट कंफर्टेबल विद ब्रीदिंग राइट, एंड वंस यू आर कंफर्टेबल विद दैट, उसके बाद आप धीरे धीरे होल्ड करना सीख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग इतनी रखनी है कि अगर आपका एस्थमा कंट्रोल नहीं है तो आप बेसिकली ना करें। यस। एस्थमा अगर आपका कंट्रोल में है, ब्रीदिंग इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं है, तो आप स्लो पोस्चर्स और स्लो ब्रीदिंग टेक्निक से आप कोशिश कर सकते हैं।
वंस यू मास्टर इन दैट, हम्म। तो आप जैसे जैसे आपका अस्थमा भी कंट्रोल में आ रहा है, आपको ब्रीदिंग इश्यूज भी नहीं हो रहे, तो आप अस्थमा की जो भी पोस्चर्स है उसको थोड़ा बढ़ा के ब्रीदिंग होल्ड टेक्निक भी आप कर सकते कर हैं। सकते हैं। यस। यहाँ पे आप कुछ मेडिकेशंस के बारे में हाईलाइट करेंगे कि मेडिसिन्स हमें योगा के पहले लेनी है, बाद में लेनी है, या थ्रू आउट कुछ हमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है? मेडिकेशंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी है, ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, because it has more harmful effect than benefits. So always as per doctor's advice. And if you are on inhalers, तो हमेशा before half an hour before you start your practice, you take your inhalation and then let your lungs relax, breathe normal, and then start with the practices. Again उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि ओवर एग्जर्ट नहीं करना है अपने आप को, अपनी खुद की लिमिट्स को पहचानिए और उस लिमिट के अंदर ही आपको एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो या आसन हो, उसी तरह से करना है। एग्जर्ट करोगे तो अटैक ट्रिगर होगा, सो वी डोंट वांट टू डू दैट। हमें हमें अटैक को काम करना है, ट्रिगर नहीं करना है। सो नेवर एग्जर्ट योर लिमिट्स। क्योंकि कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जिससे योगा को भी हम बोलेंगे कि एक एफर्ट डिपेंडेंट है, जहाँ पे आप ब्रीदिंग ही अपना रेस कर रहे हो, होल्ड भी कर रहे हैं, प्लस एट द सेम टाइम आप बॉडी मूवमेंट भी कर रहे हैं, तो आपके मेडिकेशंस पहले ले लीजिए जिससे आपके अस्थमा अटैक को हम रोक सके। दूसरा, कोई भी फॉर्मेट ऑफ एक्सरसाइज यहाँ पे ये प्रेसाइज नहीं करता है कि आप चीज़ों को बढ़ाए। यस। जो भी चीज़ें यहाँ पे करनी है वो हमें चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए, आपका यानी कि ओवरऑल लंग स्ट्रेंथ बढ़ाना है, आपका ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाना है, आपका मेंटल कामनेस लाना है, जो योगा बेनिफिट करेगा। सो यहाँ पे दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर यू हैव टोल्ड कि आपका मेडिकेशंस टाइम टू टाइम ले लीजिए, दैट इज बिफोर द योगास। योगासन। डेफिनेटली। सो वेरी वेल टेकन पॉइंट। और जैसे योगा ओवरऑल आपके लंग्स पे तो काम करने ही वाला है, बट उसके ओवरऑल बेनिफिट्स कुछ है? योगा आपके फिजिकल लेवल पे, फिजियोलॉजिकल लेवल पे, मेंटल, इमोशनल सारे लेवल्स पे काम करता है। और एस्थमा के लिए जितना रिस्पॉन्सिबल एक्सटर्नल ट्रिगर्स है, जैसे कि एलर्जेंस हो गया, फूड हो गया, उतने ही रिस्पॉन्सिबल इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि आपके इमोशंस हो गए। या तो आप एक्स्ट्रा ज़्यादा इमोशनल है और आप इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, चाहे वो नेगेटिव इमोशन हो या पॉजिटिव इमोशन हो। जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हार्मफुल है, वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशी भी हार्मफुल है। सो कहीं ना कहीं आपको ये सीखना पड़ेगा कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। I'm not saying don't feel happy. Of course, you should feel happy. But if you are over excited about something, it would trigger your asthma. So kahin na kahin you need to learn to hold yourself back and not go ahead and flow completely. At the same time, anger हो गया या grief हो गया या कुछ sadness है, anything which is leading you to not express yourself. आप इमोशंस में आजकल पता नहीं, इट इज वेरी कॉमन, पीपल आर वेरी यूज टू बॉटल देयर इमोशंस, जस्ट अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। दे आर लाइक, कहीं किसी को लगता है मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, बोलने में प्रॉब्लम है, किसी के पास कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड नहीं है जहाँ पे वो जाकर एक्सप्रेस कर सके अपने आप को। तो देर आर दीज सिचुएशंस, सो इफ यू बॉटल दैट अप, इट इज गोइंग टू ट्रिगर योर एस्थमा। सो दोनों चीजों को आपको कंट्रोल करनी है एंड सी टू इट दैट इट calms you down and not lead to an attack. ये सही बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे पेशेंट्स की कंप्लेंट्स रहती है कि बहुत ज़्यादा हंसे और हमें खांसी आनी शुरू हो गई, Yes. बहुत ज़्यादा रोए और अस्थमा अटैक आ गया। Correct. कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती है और अस्थमा बढ़ जाता है या फिर उसके पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। सो आई गेस योगा यहाँ पे हेल्प करेगा डेफिनेटली, Yes. बिकॉज वो एक बॉडी पोस्चर के साथ माइंड पे भी काफ़ी हद तक काम कर रहा है। Yes. और आप कुछ बोल रहे हाँ, थे? वन पॉइंट, जैसे सर ने कहा बहुत ज्यादा हंसने या बहुत ज्यादा रोने पर अटैक होता है ट्रिगर। एट द सेम टाइम ना हंसने पे, जब हंसी आ रही है और आप कंप्लीटली रोक के रखो, या रोना आ रहा है और कंप्लीटली रोक के रखो, तो वो भी ट्रिगर फैक्टर है। सो अगेन वो एक बैलेंस मेंटेन करना है, वेर यू एक्सप्रेस योर इमोशंस बट डोंट गो ओवरबोर्ड विद इट। रोना आ रहा है तो रो लो, लेकिन इतना भी नहीं रोना है कि ट्रिगर हो जाए, और उतना होल्ड भी नहीं करना है। सो अगेन वो एक बैलेंस अपने लिए खुद ढूंढना है और उसे मेंटेन करना है, बिकॉज बोथ द एक्सट्रीम्स आर हार्मफुल। सही बात है। मुझे जहाँ तक पता है कि योगा जैसे एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोस्चर में, एक पोस्चर में बैठ जाओ मेडिटेट करो, ये है। इसके बहुत सारे कनेक्शंस जैसे फूड और लाइफस्टाइल से भी है। Yes. तो यहाँ पे कोई आप कुछ पॉइंट स्ट्रेस करना चाहेंगे?
हाँ, मतलब योगा में लाइफस्टाइल के लिए 4 पिलर्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, विच इज़ आहार, विहार, आचार, विचार। सो आहार इज़ योर डाइट। डाइट में ऑफ कोर्स योगा तो रेकमेंड करता है सात्विक फूड खाना, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा सात्विक फूड खाएं। ईट वॉट एवर यू लाइक बट अवॉइड जंक फूड। जो भी खा रहे हैं, अगर कुछ फंक्शन वगैरह है या कुछ कहीं बाहर जाना है, तो ट्राई टू हैव हैवी फूड ड्यूरिंग द डे, ताकि आप फिजिकली एक्टिव हो थ्रू आउट द डे और वो डाइजेस्ट हो जाए। रात को बिल्कुल हैवी खाना नहीं खाना अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। फ्रीक्वेंट मील्स रखिए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ हैवी फूड एट वन पॉइंट। सो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, सी टू इट दैट यू आर नॉट प्रोन टू इंडाइजेशन, यू आर नॉट प्रोन टू कॉन्स्टिपेशन और गैस, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके एस्थमा को ट्रिगर कर सकती है। तो आपका बॉवल जितना क्लीन रहेगा, जितना लाइट रहेगा, उतने आपका एस्थमा अटैक कम रहेगा। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ आहार। विहार रिक्रिएशन आ जाता है। रिक्रिएशन में यू हम लोग ये सोचते हैं कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जैसे कि हॉबी हो गया, कुछ एनीथिंग दैट यू लाइक टू डू वो हो गया, वो टाइम पास होता है, बट इट इज नॉट सो, बिकॉज इट हैज अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर माइंड। सो उसमें टाइम इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। काफी लोग ऐसा होता है कि हमारे पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो हम रेस्ट कर लेंगे, पर रेस्ट करने का काफी लोगों में मैंने ये भी देखा है कि रेस्ट करने के बाद इंसान थक जाता है कि इतना रेस्ट हो गया दैट आई एम टायर्ड ऑफ रेस्टिंग। So that is also not advisable. So you involve yourself in some kind of activities where you enjoy doing it. It could be anything from painting, it could be singing, it could be dancing, whatever you love. But with asthmatics, एक पॉइंट ऑफ केयर ये होगा कि काफी लोगों को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट होता है, बट इफ यू हैव एन एस्थमा एंड यू हैवंट बीन इन दैट एक्टिव इनटू स्पोर्ट्स फॉर अ व्हाइल, तो डोंट जंप इनटू इट एट वन गो। स्टार्ट स्लो, स्टार्ट विथ वॉक, और अगर आप वॉक से कंफर्टेबल है देन यू कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ योर वॉक एंड धीरे धीरे आगे जाना है। सो जस्ट बिकॉज रिक्रिएशन है तो गो ऑन अ ट्रैकिंग डायरेक्टली or something like that is not advisable. Slow movement से start करके it's you are going to be capable of running and trekking and whatever, but not at the initial level. धीरे धीरे you can do whatever you want to do in life. मेरे ख्याल से आप यहाँ ये कहना चाहते हैं कि योगा का मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ मेडिटेट करो। योगा इज बेसिकली हाउ यू लिव। Yes. एक्चुअली Yes. आप माइंडफुलनेस से कैसे जीते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक एस्थमा जैसे डिजीज के साथ भी। और उसको आप कितना अच्छे से कंट्रोल करके सारी चीज़ें जो दूसरे लोग हुआ हेल्दी लोग हैं वो जैसे एंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही आप एंजॉय करने की कोशिश करें। Absolutely. बिल्कुल। Absolutely. Because what happens is एस्थमा जब किसी को होता है, जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ जीना छोड़ देते हैं। वी हैव दिस फियर कि मैंने कुछ भी किया तो मुझे एस्थमा का अटैक आ जाएगा। जैसे मैंने अगर एक स्टेप स्टेयर्स भी चढ़ लिया तो मुझे एस्थमा का अटैक आ जाएगा, तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। मैं यू कैन नॉट सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, आप होली नहीं मना सकते हो, आप दिवाली में बाहर नहीं जा सकते हो, तो पूरी लाइफ आपकी इम्प्रिजन हो जाती है। देयर इज नथिंग यू कैन एंजॉय। ये जो फीलिंग है वो और ज्यादा डिप्रेसिव मेंटालिटी क्रिएट करता है, एंड दैट अगेन वो एक साइकिल बन जाता है कि वो कहीं ना कहीं आपके ट्रिगर करता है अस्थमा को ज्यादा। सो उतना रेस्ट्रिक्ट भी नहीं करना है। धीरे धीरे यू हैव टू विथ योगिक प्रैक्टिसेस यू कैन स्टार्ट लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, जिससे फिर आपके एलर्जेंस आपको कम इम्पैक्ट करेंगे। सो मेडिकेशन एंड योगा कैन एक्चुअली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जो फियर्स है आपके, विच इज वेरी जेन्युइन, क्योंकि ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया है कि ये किया, ये खाया तो मुझे अस्थमा अटैक आ गया, ये नहीं खाना है, यहाँ गए तो ये हो गया, वहां गए तो ये हो गया। तो ये सारी चीजें लीड करती है उस फियर को। सो इट इज नॉट फेक, बट यू कैन ओवरकम इट विथ प्रॉपर मेडिकेशन एंड योगिक प्रैक्टिसेस। सो धीरे धीरे यू हैव टू स्ट्राइव टूवर्ड्स इट, एंड वन फाइन डे, एज इन माई केस, यू विल बी एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। आप फेस्टिवल्स एंजॉय कर सकते हो, आप अपना फेवरेट फूड एंजॉय कर सकते हो, but until you reach that stage, you need to control yourself. That is very important. सबसे पहले आपके अस्थमा को कंट्रोल करिए ट्रीटमेंट से। Yes. और विद गुड योगा प्रैक्टिस डेफिनेटली आप एक माइंडफुल लिविंग करेंगे और Yes. बहुत सारी चीज़ों को आप ओवरकम भी कर लेंगे। लेकिन इन दिस फास्ट ग्रोइंग एंड वेरी फास्ट वर्ल्ड सबका एक ये कॉम्प्लेन रहता है कि वी डोंट हैव टाइम। हमारे पास ना एक्सरसाइज का टाइम है, ना योगा का टाइम है, ना रिक्रिएशनल एक्टिविटी का टाइम है। तो ऐसे जो बहुत बिजी लोग हैं
उनके लिए एक डे टू डे लाइफ रूटीन में कोई चेंजेस ला सकते हैं जिससे वो एक जो एक्सक्यूज है उसको भी हम ओवरकम कर ले? Very much necessary, because this is where the third pillar comes in, which is आचार, daily routine. बहुत छोटी छोटी चेंजेस है जो आपके डेली लाइफ में आप ला सकते हैं, विच वुड हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट. जैसे कि अभी यूजुअली पीपल थिंक कि योगा करना है तो रोज 1 घंटा निकालना ही पड़ेगा. नॉट पॉसिबल. अगर किसी ने लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं की है, वो कुछ भी कर ले 1 घंटा नहीं निकाल पाएगा, और अगर निकाला तो वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाएगा. So what they can do is start with 5 or 10 minutes of an activity on a daily basis. जैसे आप सुबह उठे हैं नींद से, बिफोर गेटिंग आउट ऑफ द बेड आप थोड़े स्ट्रेचेस कर लो सोए हुए. लाइक जस्ट सोते सोते रेज योर हैंड्स, स्ट्रेच योर लेग्स, बेंड योर लेग्स, हग देम टाइट. ये सारी बेसिक एक्सरसाइजेस कर लो. अपने फीट को रोटेट कर लो फ्रॉम बोथ द साइड्स. थोड़ा सा ब्रीदिंग लेटे लेटे कर लो, डीप ब्रीदिंग एंड ऑल दिस थिंग्स. तो ये आप बिफोर गेटिंग आउट ऑफ द बेड 10 मिनट्स कर सकते हैं, 5 मिनट्स या 10 मिनट्स, वट एवर इज कंफर्टेबल, एंड देन गेट आउट ऑफ द बेड. तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है. रात को सोने से पहले थोड़ी रिलैक्सेशन एक्टिविटीज कर लो. ब्रीदिंग, इक्वल ब्रीदिंग करके टेक्निक है, वेर यू इक्वलाइज योर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. like 2 counts inhale, 2 counts exhale, or 3 counts inhale, 3 counts exhale. इनिशियली 2 या 3 काउंट्स ही एडवाइजेबल है. अब उससे ज्यादा काउंट्स पर नहीं जाना है, बिकॉज यू हैव टू ट्रेन योर लंग्स ऑफ कोर्स. सो दैट इज हाउ यू स्टार्ट विथ मॉर्निंग एंड नाइट. अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स है तो ऑफिस में बैठे बैठे भी थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, 2 मिनट का टाइम निकाल के कॉन्शियस ब्रीदिंग कर लिया. अगेन बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अपने बहुत सारे नुकसान हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज एवरी 1 hour 2 hour जस्ट गेट आउट ऑफ द चेयर, एक 2 मिनट का वॉक ले लो, एंड देन अगेन कम बैक एंड सिट. पर ये जो वॉक है, ट्राई टू बी एज माइंडफुल एज पॉसिबल. ध्यान देना, ये नहीं कि मोबाइल में गेम खेलते खेलते वॉक कर लिया, बिकॉज देन यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ योर ब्रेथ. सो ब्रेथ के ऊपर ध्यान देते हुए वॉक कर लिया, सो दैट इज हाउ यू ऑल्सो बी एक्टिव. सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी इनकलकेटेड थ्रू आउट द डे इन स्मॉल स्मॉल बिट्स, जिसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है. एंड दैट वुड रियली शो इट्स इफेक्ट्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 8 to 15 days. बिल्कुल, यानी अगर हमने हमारा थोड़ा रूटीन लाइफ चेंज कर दिया, थोड़े से एक्टिव हो गए, बस बेड से निकलने से पहले 5-10 मिनट एक्टिव एक्सरसाइज कर ली, सोने से पहले रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर ली जिसमें ब्रीदिंग के साथ आपने जॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया, Yes. ऑफिस में बैठे बैठे आपने माइंडफुल ब्रीथिंग कर ली, थोड़े से पैर या हाथ स्ट्रेच कर लिए. Yes. और यहाँ पे मैं ये भी पूछूंगा कि जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं, Hmm. वो और पूरे दिन में एक्टिव रहते हैं, Hmm. तो वो कुछ डेली रूटीन में कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ लाइक किचन में कुछ वर्क कर रहे हैं तभी कर सकते हैं, ऐसा कुछ? वेरी मच पॉसिबल. अभी हाउसवाइफ का भी ऐसा है कि यूजुअली पीपल थिंक कि हाउसवाइफ के पास सबसे ज्यादा समय होता है, जबकि रियलिटी में इट इज द रिवर्स. हाउसवाइफ के पास नॉर्मली कभी टाइम ही नहीं होता है अपने आप के लिए, बिकॉज थ्रू आउट द डे दे आर बिजी डूइंग थिंग्स. सो अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेचेस, रिलैक्सेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर देम. तो किचन में आप दूध गर्म कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो वहां खड़े खड़े वॉल के सपोर्ट से थोड़े वॉल पुशअप्स कर लिए, विच इज वेरी सिंपल. just put your hands on at shoulder level on the walls and just push yourself and put yourself back, बस. तो उससे आपकी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, लंग्स को थोड़ा मूवमेंट मिलता है, आपकी ब्रीदिंग थोड़ी डीप हो जाती है ऑटोमेटिकली. तो ये हो गया. कुछ नहीं तो चाय दूध गर्म करते वक्त हाथ पैर ऊपर नीचे करके उसका स्ट्रेच कर दिया, साइडवर्ड स्ट्रेच हो गई. ये चीजें आप किचन में खड़े खड़े कुछ खाना बनाते बनाते कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अपने लिए स्पेशली अगर बहुत बिजी शेड्यूल है हाउसवाइफ का, it is a request कि at least take 10 minutes out for yourself throughout the day for relaxing. मतलब सुबह और शाम तो ठीक है, आप रात को सो जाते हो, बट आफ्टरनून में या इन आफ्टर एवरी 2-3 आवर्स एक 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लेकर रिलैक्स कीजिए, बिकॉज वो रिलैक्सेशन आपको एनर्जी देगा टू कंटिन्यू योर वर्क थ्रू आउट द डे, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट एग्जॉस्टेड. बिकॉज एग्जॉस्शन हो जाता है तो उससे आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी, और अगर नींद अच्छी नहीं आएगी तो अगेन दूसरा डे आपका खराब ही जाने वाला है. सो अगेन वो साइकिल चालू हो जाएगी. तो अगर आप 10-10 मिनट का भी टाइम निकाल लेते थ्रू आउट द डे अपने लिए, वेर यू ओनली कॉन्शियसली रिलैक्स, दैट वुड हेल्प यू अलॉट. वेरी ट्रू. जैसे कि एक फेमस कोट है कि लव व्हाट यू डू, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इनके हिसाब से लव हाउ यू लिव. यस, यानी वेरी कि मच. आप अपनी रूटीन एक्टिविटी को ऐसा कर दीजिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्यार भी आए और बहुत ज्यादा मजा भी आए, क्योंकि आप हर एक चीज, हर एक
मोमेंट में आप एंजॉय करने वाले हैं, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को एंजॉय करने वाले हैं, आपके बॉडी स्ट्रेचेस को एंजॉय करने वाले हैं, जो आपको हेल्दी भी रखेगा। एट द सेम टाइम अगर आप एस्थमेटिक हैं तो आपके लंग फंक्शन भी बढ़ाएगा और ओवरऑल स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा। मैम यहाँ पे आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? As doctor just mentioned, love how you live. Mindfulness is all about that. बहुत टाइम हम लोग लाइफ में ऐसी सिचुएशंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ पे हमारे पास नो ऑप्शन सिचुएशन होती है. वी आर डूइंग थिंग्स विच वी डोंट एंजॉय, एंड अगेन हम जब एंजॉय नहीं करेंगे तो वो बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर क्रिएट होते रहते हैं. सो या तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, क्योंकि अगर वो काम जो आप कर रहे हैं जबरदस्ती वो इनएविटेबल है, तो you have to change your mindset and start liking what you are doing, because you know there is no option. Or if it is possible, change what you are doing to something that you love doing. But being happy is most important at the end of the day. If you are not happy with yourself, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स आपके अंदर आ जाएंगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो फोर्थ पिलर की बात अगर हम लोग करें, विचार, यहीं पे आ जाता है जो नेगेटिव इमोशंस है, तो उन्हें कैसे टैकल करना है. विचार, थॉट्स, आपके थॉट्स पूरे दिन बहुत सारे थॉट्स, 60,000 से भी ऊपर थॉट्स हम लोग थिंक करते हैं. सो उसमें से ज़्यादातर नेगेटिव ही होते हैं, एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट. सो अगेन उसमें फाइट नहीं करना है, अरे मुझे नेगेटिव थॉट क्यों आ रहा है. पीपल स्टार्ट फाइटिंग दैट, एंड और नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं. सो नेवर फाइट योर नेगेटिव थॉट्स, जस्ट एक्सेप्ट कि हाँ ये नेगेटिव थॉट है जो आ रहा है. एक्सेप्ट कर लोगे तो वो चला जाएगा. उसके साथ फाइट करने बैठोगे तो वो आपके साथ फाइट करने के लिए रुक जाएगा. सो डोंट लेट योर नेगेटिव थॉट्स स्टे विथ यू, लेट देम कम एंड लेट देम गो. सो यहाँ वेंटिंग योर थॉट्स आर ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज वेंटिंग योर इमोशंस. जहाँ जर्नलिंग काम आती है, रात को सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट का टाइम निकाल के जस्ट टेक अ बुक, और जो भी थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, अच्छे बुरे, लॉजिकल इलॉजिकल, नॉनसेंस से नॉनसेंस थॉट्स, जस्ट राइट देम डाउन एंड वेंट इट आउट. क्योंकि वो थॉट्स निकल जाएंगे. अगर वो रह जाएंगे ना, तो आपकी उस थॉट्स के साथ फाइट शुरू रहेगी, और जितनी वो फाइट होगी उतना वो आपको डिस्टर्ब करेगी. सो जर्नलिंग. सेकेंड थिंग यू कैन डू इज राइट अ ग्रेटिट्यूड फॉर योर सेल्फ, लाइक बिफोर स्लीपिंग. 5 पॉइंट 10 पॉइंट जितने भी पॉइंट आपको याद आ रहे हैं, वॉट यू आर ग्रेटफुल फॉर. अब ये बहुत सारे लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं फॉर बीइंग ग्रेटफुल. अरे मेरे पास गाड़ी है, आई एम ग्रेटफुल फॉर अ कार, आई एम ग्रेटफुल फॉर अ हाउस. बट नॉट, दिस इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज कल को अगर फॉर एग्जाम्पल गाड़ी भी नहीं होगी, तो यू कैन सर्वाइव विदाउट अ कार, यू कैन सर्वाइव विदाउट अ हाउस. बट देर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ विच आर समथिंग यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट, लाइक योर आईज. क्यों हम लोग इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने जो सुपर पावर्स हैं उनको, कि वी नेवर थिंक ऑफ बीइंग ग्रेटफुल फॉर देम. सो अगर आप को लगता है कि आप अपने बॉडी के लिए ग्रेटफुल नहीं है, यू कैन डू अ स्मॉल एक्सरसाइज. जस्ट ट्राई टू लिव थ्रू आउट फॉर 10 मिनट्स अ डे. आंखें बंद करके सारा काम करो, आपको पता चल जाएगा आप कितनी देर के लिए ग्रेटफुल है फॉर योर आईज. If you're not grateful for your mouth, just try to zip it up and not say anything for 2 hours, and you'll know how important that is. So then you will realize, and you can be grateful for these natural gifts. Pani, food, so many things which we actually take for granted because they come very easily to us. For asthmatics, breathing. You have to be very grateful that you're able to breathe to whatever extent. And the more grateful you are, the better you'll be able to breathe. So ये चीज़ें बहुत inculcate करनी ज़रूरी है. Very true. I guess your message is very clear about mindful living. Yeah. And at the same time, with mindful living, you want people to practice gratitude, Yes. accept the situations, and lead a very positive life. जो True. आपको हर एक सिचुएशन में एक पॉजिटिव डायरेक्शन ही देगी. एंड जैसे हम बात कर रहे थे, यू कम फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट विच इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा. Yes. जहाँ से आपने ऑलमोस्ट 1200 आवर्स आपने प्रैक्टिस करी Yes. है, एंड ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर से आप योगा टीचर है. Teacher, yes. तो आपका कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे आपने देखा है कि योगा बहुत इनकॉर्पोरेट कर रहा है या लाइफ चेंज कर रहा है एस्थमेटिक पेशेंट्स की? ऑफ कोर्स, हमारे जो इंस्टीट्यूट है, योगा इंस्टीट्यूट, वहाँ पे रेगुलर वर्कशॉप्स होते हैं फॉर वेरियस डिसीजेज. सो इन दोज वर्कशॉप्स, वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके ऊपर स्टडी भी होती है कि उनको जो कुछ भी हम लोग सिखा रहे हैं थ्रू आउट द योगिक प्रैक्टिसेस, उनका क्या इफेक्ट हुआ है. सो देर आर मेनी केसेस
जहाँ पे पीपल हैव बीन सक्सेसफुली एबल टू बीट एस्थमा, और बहुत नॉर्मल लाइफ, जो मतलब बैठ के रात को शांति से सो नहीं पाते थे, घर का नॉर्मल काम करना उनके लिए डिफिकल्ट था, उसमें से बाहर आके वो लोग बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, एंड एस्थमा इज नो मोर बॉदरिंग देम. So medication and yogic practices together have actually helped those people to lead that kind of a life. And yes, it is possible for all asthmatics to lead a normal life. So please don't fear. Fear is natural, but we need to learn to overcome our fear and बी अश्योर्ड कि आप अपने अस्थमा के साथ बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं. यू डोंट हैव टू रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. आप माउंट एवरेस्ट भी चढ़ना चाहे तो आप चढ़ सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है चीज़ों को, मेडिकेशन लेना है, एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ. दैट इज ट्रू बिकॉज जैसे मैं भी एक चेस्ट फिजिशियन हूँ और हम लोग रूटीनली एस्थमेटिक पेशेंट्स देखते हैं और पीपल हु आर इनकॉर्पोरेटिंग योगा या सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इन डेली रूटीन लाइफ, तो वो काफ़ी हद तक अस्थमा दूसरे लोगों से ज़्यादा कंट्रोल कर पा रहे हैं. प्लस ऑल्सो बहुत सारे रिसर्च भी ऐसे एविडेंस हमें बताते हैं कि अगर मेडिसिन के साथ अगर योगा या लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तो बहुत इम्पैक्ट करता है कि एक तो डिजीज जल्दी कंट्रोल हो जाता है, एट द सेम टाइम मेडिकेशंस के लोड कम हो जाते हैं, प्लस उनको सिम्टम फ्री इंटरवल काफ़ी लंबे समय तक मिलता है, प्लस एट द सेम टाइम ड्रग फ्री इंटरवल भी उनको लंबे समय तक मिलता है. एट द सेम टाइम उनका लंग फंक्शन जिस तरीके से इम्प्रूव होता है अगर वो डेली रूटीनली करते रहे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या फिर ऐसे बोले कि जिन्होंने योगा को लाइफ में इनकॉर्पोरेट ही कर लिया कि दे आर स्पेंडिंग 30 to 45 मिनट्स ऑफ डेली योगा प्रैक्टिस, उनको बहुत लंबे समय तक हमें मेडिसिन नहीं देनी पड़ती है. दैट वी हैव सीन फ्रॉम आवर क्लिनिकल एक्सपीरियंस. यस, और जो एलर्जी भी हो रही है लोगों को डस्ट से, सिंपल चीज है डस्ट विच इज अनअवॉइडेबल, तो वो उसका जो ट्रिगर है वो भी कम हो जाता है विद टाइम. तो देन आप डस्ट में हो, बाहर जा रहे हो, पोल्यूशन में घूम रहे हो, तो भी इट वुड नॉट इम्पैक्ट यू एज इंटेंसली एज इट यूज टू, बिकॉज इससे आपके अंदर रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी डेवलप होती है. तो देन योर बॉडी कैन फाइट दीज थिंग्स वेरी इजीली. तो फिर आपको वो जो डर है कि यहाँ जाऊंगा तो ये होगा, वो निकल ही जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रांग हो गई है, एंड इट कैन इजीली फाइट दीज थिंग्स. ट्रू. रेजिस्टेंस बिल्डअप करना और इम्यूनिटी बिल्डअप करना फॉर द एलर्जेंस और द ट्रिगर फैक्टर्स हम बोलते हैं विच इज़ वेरी एसेंशियल कि वो हम डेवलप करें, क्योंकि मेजरली हम एज अ डॉक्टर उसको अवॉइडेंस बोलते हैं कि ये चीज़ों को अवॉइड करो, लेकिन विथ योगिक करेक्ट प्रैक्टिस आई गेस आप उन ट्रिगर्स को आप कंट्रोल भी कर सकते हो और रेजिस्ट भी कर सकते हो. सो यहाँ पे डुअल इम्पैक्ट होगा आपके एस्थमा के लिए, मेडिकेशंस एंड योगा. वेरी वेल टेकन मैसेज. और मेरे ख्याल से आपने जिस तरीके से हमें समझाया है योगा क्या है, योगा कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ब्रीदिंग टेक्निक्स कैसे है, योगा को हम माइंडफुली अगर नॉट ओनली फॉर अवर लंग्स पर ओवरऑल बॉडी प्लस हमारी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हम अस्थमा को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. अगर आप हिस्ट्री भी देखेंगे तो लाइक योगा ऑलमोस्ट 15,000 साल पहले से योगा हमारे एक्चुअली वेदा या फिर अगर हम पुराण में बोले तो वो इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन हम शायद योगा को यही समझते हैं कि वो एक क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाना, आंखें बंद करके मेडिटेट करना है, ब्रीदिंग करना है, कुछ उच्चार करना है, ये योगा है. और ये योगा एक पार्ट है, लेकिन योगा इज समथिंग डिफरेंट जिसमें आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, आपके माइंड को स्टिमुलेट करते हैं, आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, एक पॉजिटिव लाइफ को अप्रोच देते हैं. एट द सेम टाइम आप स्ट्रेस बस्टर्स को दूर करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और एट द सेम टाइम फाइट बैक मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड माइंड टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस या एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट जो आपके लाइफ में आ रहा है वो कंट्रोल करने में योगा मदद करता है. थैंक यू वेरी मच मिस पूजा जी, आपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें बताया अगर रिगार्डिंग योगा, और मेरे ख्याल से मैं भी योगा डेली प्रैक्टिस करने वाला हूँ अभी आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है. वेरी इंस्पायरिंग टू सो मेनी. बिफोर वी एंड, मेरे ख्याल से आप भी एक एस्थमेटिक है. यस. तो आपने किस तरीके से आपकी लाइफस्टाइल चेंज की? जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी मेंशन किए हैं थ्रू आउट द सेक्शन, बट यही है कि मेरा एस्थमा भी बहुत बुरा था. लाइक सिंस आई वाज 15-16 इयर्स ऑफ एज मेरा एस्थमा स्टार्ट हो गया था. सो धीरे धीरे मेरी एक्टिविटीज़ कम होने लगी बिकॉज कभी भी अटैक आ जाता था, तो डर लगता था कि अगर मैं बाहर कहीं ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ मेरे पास कुछ
हेल्प अवेलेबल नहीं है और मुझे अटैक आ गया तो व्हाट आई विल डू, तो मैं बाहर जाना अवॉइड करती थी। रात को सो नहीं पाती थी क्योंकि रात को कभी भी अटैक आ जाता था एंड आई हैव टू वेक अप। तो बहुत सारी मतलब चीजें बिल्कुल ही बंद हो गई थी। सो ऑलमोस्ट आई कैन से कि आई हैड स्टॉप लिविंग बिकॉज देयर वाज नथिंग, आई ओनली मी एंड एस्थमा, देयर वाज नथिंग एल्स इन माय लाइफ। बट देन इवेंचुअली धीरे धीरे आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत छोटे लेवल पे मैं योगा प्रैक्टिस कर रही थी, बट वो धीरे धीरे मुझे हेल्प करने लगा। प्लस आई एम, मेरा एक पर्सनल ये है कि आई एम इंक्लाइन टूवर्ड्स अ लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो ये जो स्पिरिचुअल टॉक्स है वो सुनकर माइंडसेट चेंज होता गया, और वो माइंडसेट शिफ्ट हुआ तो जो इमोशनल ट्रिगर्स थे वो अपने आप कम होते गए, और उससे एस्थमा का कंडीशन बेटर होता गया। लास्ट 4-5 ईयर्स से जब मैंने एक्टिवली योगा प्रैक्टिस शुरू की है उसके बाद से तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। अभी ऐसी हार्डली कोई चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। पहले तो हर एक चीज़ में मुझे ऐसा फील होता था कि मैं ये, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं, व्हाट इफ आई गेट माई अटैक। बट इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई डोंट इवन रिमेंबर व्हेन आई हैड माई लास्ट अटैक। सो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए बिकॉज it is, I have lived through that fear, through that panic, and now living a panic free life feels extremely free and एक है go getter attitude आ गया है जो पहले नहीं था। So it has really helped me. Yoga and medication both together has created magic for me. आई गेस दिस इज अ वेरी हैप्पी मोमेंट, आई वुड से कि Absolutely. योगा ने आपकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर दी है, प्लस योगा ने आपके अस्थमा को इतना कंट्रोल कर लिया है कि आपने एक लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जीना सीख लिया है। Yes. एंड आई गेस दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज टू अवर व्यूअर्स कि यहाँ पे कोई दूसरे के एक्सपीरियंस से नहीं बट खुद के ही एक्सपीरियंस और खुद के ही चेंजेस और अनुभव से कह रहा है कि योगा किस तरीके से एक अस्थमा पेशेंट की लाइफ को चेंज कर सकता Yes, है। absolutely. And if I can, anybody can because I know how it is. So, and I'm sure every asthmatic knows how it feels. So, if I can, even you can, and everyone can. दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। ये वीडियो के लिंक में के नीचे आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे जहाँ पे पूजा जी उनके पोजिस यानी कि अस्थमा पेशेंट्स कौन से पोस्चर्स और योगा आसन कर सकते हैं वो उसकी इमेजेस और लिंक्स भेजेंगे। आप उस पर क्लिक करिएगा और आपको सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो यहीं पे हम अस्थमा और योगा या फिर हाउ टू बीट अस्थमा विथ योगा Yoga. का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you.